अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 1 to 12 हम कंप्लीट कवर कर चुके। चैप्टर 13 हम कंप्लीट कर चुके। इनफैक्ट कुछ पास पेपर की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। हाँ, कोई लास्ट टॉपिक जो हमारा चैप्टर 13 में था वो था सब्सिक्वेंट इवेंट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया। तो आज देखते हैं उससे रिलेटेड पास पेपर में एग्जामिनर ने कब कब क्या क्या टेस्ट किया है, ताकि उसके बाद हम इस चैप्टर को प्रॉपर्ली वाइंड अप कर दें और आप लोग इसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लो। क्यों? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 5 to 15 मार्क्स यहाँ से टेस्ट हो सकते हैं। क्यों? पिछली अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने ये चैप्टर को इग्नोर मारा और 3 फाइनल मैटर्स हैं इसके अंदर। गोइंग कंसर्न भी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी है और सब्सिक्वेंट इवेंट भी है। तो चांसेस हैं इनमें से क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। सो देखते हैं लास्ट टाइम एग्जामिनर ने ये सब्सिक्वेंट इवेंट टॉपिक कब टेस्ट किया। तो लास्ट टाइम एग्जामिनर ने सब्सिक्वेंट इवेंट टॉपिक टेस्ट किया है स्प्रिंग 19 में। स्प्रिंग 19 में कितने मार्क्स के लिए? 9 गुड मार्क्स के लिए। एक चीज़ आपने याद रखनी, जब भी आपको क्वेश्चन नज़र आ जाए कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड है, तो आपने अपना वो सब्सिक्वेंट इवेंट का जो चार्ट है वो बना लेना है। लाइक हमने कहा था जी, बैलेंस शीट डेट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक का हमारे पास जो है वो एक पीरियड 1 है। ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने तक का पीरियड 2 है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने के बाद क्या है हमारे पास? पीरियड 3। और पीरियड 1 में हमने कहा था कि ऑडिटर एक्टिव होता है, एक्टिव ऑडिट प्रोसीजर, एक्टिव रिव्यू परफॉर्म कर रहा है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स में देख रहा है कि एडजस्टिंग इवेंट्स एडजस्ट, नॉन एडजस्टिंग डिस्क्लोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट डिफरेंट मैटर्स ऑब्टेन कर रहा है बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। कट ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या था? पीरियड 1, बैलेंस शीट डेट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक का पीरियड। हाँ, इसमें अगर ऑडिटर के नॉलेज में कोई मिस स्टेटमेंट आती है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर को क्या करना है? कम्युनिकेट करना है दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस मैनेजमेंट को। अगर वो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट, करेक्ट, अमेंड कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे। पीरियड 2 ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी है लेकिन अभी तक इशू नहीं हुई। ऑडिटर एक्टिव नहीं, पैसिव होता है, लेकिन सर्कमस्टांसिस से अगर नॉलेज में आती है कोई मिस स्टेटमेंट इन द रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमने क्या करना है? वो मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हुए उनसे एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर करनी है। हाँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट कर दी जाती हैं तो हमने क्या करना है? परफॉर्म करने हैं प्रोसीजर्स ऑन दैट एडजस्टमेंट, सब्सिक्वेंट रिव्यू प्रोसीजर अंटिल साइनिंग न्यू ऑडिट रिपोर्ट परफॉर्म करने हैं और नई रिपोर्ट हमने साइन करनी है जो कि डेटेड आफ्टर अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। हाँ, अगर पीरियड 2 में जो हमें स्टेटमेंट मिली वो हमने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट चाहिए थी मैनेजमेंट ने एडजस्टमेंट नहीं की, तो फिर हम मैनेजमेंट को क्या कहेंगे? डू नॉट इशू आर ऑडिट रिपोर्ट, और हम अपनी रिपोर्ट से विड्रॉ करेंगे कहाँ पे? एजीएम पे, बाय कम्युनिकेटिंग टू शेयर होल्डर। अगर स्टिल हमारे कहने के बावजूद भी मैनेजमेंट हमारी रिपोर्ट इशू करती है तो। पीरियड 3 में हमने बात की कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट आती है नॉलेज में, कौन सी मिस स्टेटमेंट? जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड थी, इसके ऊपर हमने रिपोर्ट दी है, तो हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे टू इशू रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद अ डिस्क्लोजर एक्सप्लेनिंग रीजन फॉर द रिवीजन। और हम साथ इशू करेंगे रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट विद एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ टू हाईलाइट दैट डिस्क्लोजर। और अगर मैनेजमेंट रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाती तो सिर्फ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। इसलिए हम क्या करेंगे? मैटर कम्युनिकेट करेंगे शेयर होल्डर को किसी भी तरह से। अब चलते हैं, देखते हैं एग्जामिनर ने स्प्रिंग 19 में क्या टेस्ट किया इस चैप्टर से सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड। करना क्या आपको? रिक्वायर्ड evaluate the need for amendment in financial statement and state the procedures which the auditor would need to perform in the above situation. Evaluate the need for amendment in the financial statements. आपने देखना है financial statements में amendment चाहिए या नहीं चाहिए और ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा above situation में। कितने मार्क्स? 9 गुड मार्क्स। देखते हैं। Expert Limited (EL) is an unlisted public company engaged in production of various products. In January 2018, an equipment malfunctioned which caused severe injuries to some of the workers.
ईयर एंड क्या है अभी नहीं पता, तो उसने कहा जी जनवरी में कोई जो है वो इंजरीज हुई हैं वर्कर्स को। EL had paid compensation to the workers, but a case for violation of safety regulation had also been filed by the regulators. लेकिन साथ कोई वायलेशन, सेफ्टी रेगुलेशन वायलेशन का केस भी है। On the basis of legal advice, EL had recorded a provision of rupees 5 million in the financial statements for the year ended 31st December 2018. तो ईयर एंड था 31 दिसंबर 2018 और जनवरी में ये इशू हुआ था, तो अल्टीमेटली शायद तीनों कंडीशन मीट हो रही थी, तो मैनेजमेंट ने क्या किया था, वो जो सेफ्टी रेगुलेशन का केस था उसके अगेंस्ट 5 मिलियन रुपीज़ की प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर दी थी। The board of directors approved the financial statements on 1st March 2019 और 1st मार्च को financial statements भी board of director ने approve कर दी, and on the same day your firm expressed an unmodified opinion और साथ ही हमने modified opinion भी दे दी थी। This mean और रिपोर्ट साइन हो चुकी है, और रिपोर्ट साइन हो चुकी है, मीन ये यहाँ पे कोई पीरियड 2 की शायद बात हो रही है। देखते हैं। ओके जी, फिर क्या हुआ, EL plans to issue the financial statement on 5th March 2019। 1st मार्च को साइन की और रिपोर्ट भी उस दिन साइन होगी और 5th मार्च को वो इशू करना चाहते हैं। ओके, on 3rd March 2019 the court imposed a penalty of 15 million on EL। दिस मीन इशू होने से पहले पता चल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेनल्टी जो 5 मिलियन लिखी है वो कितने की होनी चाहिए, 15 मिलियन की। प्रोविजन शायद अंडर चार्ज है। पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट एक कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट डेट पे, क्यों, बैलेंस शीट में उसे एडिट फिगर है कोई 5 मिलियन, जबकि 5 मिलियन ही कितनी होनी चाहिए, 15 मिलियन। ओके, मैनेजमेंट ऑफ EL इन्फॉर्म्ड द ऑडिटर अकॉर्डिंगली, और मैनेजमेंट ने ऑडिटर को भी अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर दिया। दिस मीन हम जो है वो कहाँ पे हैं, पीरियड 2 में, क्यों, 5 मार्च को जो है वो क्या होना है, इशू होनी है। 1st मार्च को जो है वो क्या हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट साइन होनी है, सो हो गई हैं, और 31 दिसंबर कंपनी का ईयर एंड है। इसमें पीरियड 2 में पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक मिस स्टेटमेंट है। 5 मिलियन की प्रीमियम कितने से होनी चाहिए, 15 मिलियन से। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए मैनेजमेंट से इशू रिक्वायरिंग अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे रिवीजन नहीं, क्यों अभी इशू नहीं हुई, अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ख्याल है। एंड इफ मैनेजमेंट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमें क्या करना है, हमें रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं अंटिल अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द मैटर। हमें क्या करना है, न्यू रिपोर्ट जो है वो साइन करनी है। हमें क्या करना है, न्यू रिपोर्ट जो साइन करनी है मस्ट बी डेटेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड इफ मैनेजमेंट डू नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ऑडिटर should ask the management to do not issue our audit report, take legal advice, and speaking of the matter to shareholder at AGM and withdraw from his report if management is still issuing audit report। क्या ख्याल है, पीरियड 2 वाला वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रटा कि अगर अमेंड करती तो क्या करना है, नहीं करती तो क्या करना है, और हमने मैनेजमेंट से क्या करना है, अमेंडमेंट रिक्वायर करनी है। हाँ, ये पता कैसे चला कि ये पीरियड 2 की बात हो रही है, इस चार्ट से हमें पता चलेगा कि ईयर एंड ये था, ऑडिट रिपोर्ट 1st मार्च को साइन हुई, 5th मार्च को इशू होने जा रही है, तो 3rd मार्च को पता चल गया कि ये एक मैटर आ गया है, मीन पीरियड 2 के अंदर हमारे नॉलेज में आई मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर होती बात, 9 मार्क्स कवर हो सकते हैं। थारोली अगर कवर किया हुआ है तो फिर ही ये 9 मार्क्स कवर हो सकते हैं, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा कौन से पीरियड की बात हो रही है। खैर आगे देखते हैं, ऑटम 18 हमने कवर कर लिया था, स्प्रिंग 16 हमने कवर कर लिया, ऑटम 15 में भी एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर फॉर 7 मार्क्स, सब्सिक्वेंट इवेंट फॉर 7 मार्क्स। देखते हैं क्या, डिस्कस हाउ
यू वुड डील विद द अबव सिचुएशन के अबव सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे वो आपने डिस्कस करना है 7 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है और कैसे डील किया जा सकता है। सिचुएशन पीरियड 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है या 3 से रिलेटेड है, क्या ख्याल है? So your firm is the auditor of Customized Machinery Limited CML, a listed company for the year ended 30th June 2015. Okay. CML has an asset base of rupees 3.5 billion and profit before tax of rupees 350 million. क्यों? मटीरियलिटी कैलकुलेशन के लिए। On 10th August, year end क्या है? 30th June. On 10th August 2015, after the issuance of audit report but prior to the issuance of financial statement. In audit report, issuance का मतलब क्या है? साइन हो चुकी है, but prior to issuance of financial statements, मेन पीरियड 2 की बात हो रही है। क्या ख्याल है? क्लियर होता है कैसे पीरियड 2 है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने से पहले, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट इशू होने का मतलब क्या? इशू हमने कर दी किसको? कंपनी की मैनेजमेंट को, मीन साइन हो चुकी है लेकिन अभी इशू नहीं हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन पीरियड 2 में। यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड एज अंडर। ओके, पीरियड 2 में हमें कुछ बातें पता चली। क्या? CML has been awarded a contract of rupees 500 million in April 2015. What was the year end? 30th June year end से पहले कंपनी को कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था 500 मिलियन का फॉर सप्लाई ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी पार्ट्स इन अगस्त 2015, जिसे कोई अगस्त 2015 में फॉरेन कस्टमर को मशीनरी पार्ट्स देने थे। ओके, CML was expecting a profit of 20% on the contract. However, the government of the foreign country has placed certain restriction on import, because of which the customer has cancelled the purchase order under force majeure clause. लेकिन क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री ने क्या किया? कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो क्या कर गया? कैंसिल कर गया परचेज कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, the inventory against the above order is laying in the warehouse and require an expense of rupees 105 million in order to become usable for other customers. और इन्वेंट्री जो है वो वेयर हाउस में पड़ी है, उससे रिलेटेड जो अदर कस्टमर को अदर कस्टमर को बिकम यूजेबल फॉर अदर कस्टमर को यूज हो सकती है। According to the management, the cancellation of this order will not affect the operation of the company in any significant manner, और ये कंपनी के ऑपरेशन के ऊपर कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो पीरियड 2 में हमें पता चला कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो गया था, कोई इन्वेंट्री भी इससे रिलेटेड है, और मैनेजमेंट कहती है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, नहीं भी आएगा। तो क्या ये पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? क्या ख्याल है? पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? तो पोस्ट बैलेंस शीट नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शायद कोई डिस्क्लोजर चाहिए। हाँ, डिस्क्लोजर भी उस सूरत में चाहिए अगर कोई मैटर जो है वो सिग्निफिकेंट हो, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर शायद डिस्क्लोजर भी नहीं चाहिए। सो अगर तो मैटर सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर कोई अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर नहीं है, तो दिस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। बट इफ द मैटर इज significant requiring disclosure in the financial statement, then financial statement need to be amended. If management have amended the financial statement, auditor should perform a review procedure on the amendment, issue new report which should be dated after the approval of amended financial statement. And if management do not amend the financial statement, auditor should ask the management not to issue his audit report. But if still management going to issue audit report, auditor should communicate the matter to shareholder at AGM, withdraw from his report. तो दोनों बातें करनी है कि सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर यार डिस्क्लोजर भी नहीं चाहिए। क्यों? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का डिस्क्लोजर चाहिए, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट मटेरियल है तो, और अगर नहीं डिस्क्लोजर तो सब कुछ ओके है, फैक्ट नहीं है रिपोर्ट के ऊपर। लेकिन अगर डिस्क्लोजर चाहिए सिग्निफिकेंट की बेस पर तो फिर मैनेजमेंट से डिस्कस करना है। अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो पीरियड 2 में हमें क्या करना है, और अगर नहीं करते तो फिर पीरियड 2 में क्या करना है वो हमने रटा मारा हुआ है, तो सारा 7 नंबर के लिए छाप दो यहाँ पे। क्या ख्याल है?
इसके अलावा आज तक कभी पास्ट पेपर में एग्जामिनर ने टेस्ट किया एक दफ़ा और भी ISA 560 जस्ट फॉर 5 मार्क्स। कहाँ पे? ऑटम 11 पेपर में, ऑटम 11 में। देखते हैं क्या टेस्ट किया। Explain the auditor's responsibility and the audit procedure and action that should be carried out by the auditor in the above situation। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, प्रोसीजर्स भी बताने हैं और एक्शन भी बताने हैं। तो देखना पड़ेगा पीरियड 1 है, 2 है या 3 है। Field work for the annual audit of Peach Textile Mills Limited has been completed and the financial statements and the audit report are due to be signed next week। पीरियड 1 के अंदर है, क्लियर हुआ? पीरियड 1 के अंदर है। क्यों? अभी तक साइन होने जा रही है ऑडिट रिपोर्ट भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नेक्स्ट वीक में। अभी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुई तो हम पीरियड 1 में है। During the concluding meeting with the client, the auditor was informed that a fire has destroyed all the new cloth placed in the warehouse at the mill। About 60% of the destroyed cloth was purchased after the reporting date। इस ईयर एंड के बाद एक जो है वो फायर इंसिडेंट हुआ है, तो पोस्ट बैलेंस शीट नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्या ख्याल है? सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हुई है, तो पर IAS 10 डिस्क्लोजर चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। However, due to certain defect in the insurance policy, the insurance company settled the claim by paying 80% of the amount of loss। और इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है? 80% जो है वो लॉस बेयर करेगी। पर IAS 10 ये क्या है? पोस्ट बैलेंस शीट नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। और अगर सिग्निफिकेंट है फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर चाहिए, और अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? और अराइज हुआ है कहाँ पे? फ्रॉम ईयर एंड टू ऑडिट रिपोर्ट असाइन, जहाँ पे ऑडिटर एक्टिव रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होता है, एक्टिव वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। क्या ख्याल है? अगर तो सिग्निफिकेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर चाहिए, और अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो नो डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर, एंड इन दैट केस इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द ऑडिटर ओपिनियन। बट इफ सिग्निफिकेंट, then financial statement should be amended regarding this matter, required disclosure in the financial statement। An auditor need to perform following procedure regarding this matter। क्या following procedure हमें perform करने चाहिए? Discuss with management regarding the significance of the matter, discuss with management regarding the adjustment in the financial statements if the matter is significant। साथ कहाँ पे फायर हुआ है, वाकई हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया वेयर फायर इंसिडेंट अकर्ड। 60% जो है वो क्लॉथ परचेज्ड हुआ था आफ्टर ईयर एंड, तो हमें क्या करना चाहिए? इन्वेंट्री रिकॉर्ड शुड बी इंस्पेक्टेड टू वेरीफाई इन्वेंट्री परचेज्ड आफ्टर द ईयर एंड। इंश्योरेंस कंपनी 80% लॉस जो है वो बेयर कर रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कॉरेस्पॉन्डेंस विद इंश्योरेंस कंपनी शुड बी रिव्यूड टू वेरीफाई अमाउंट्स रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। So if management provided appropriate disclosure in the financial statement, then audit opinion should be unmodified। And if management do not provide assurance in the audit report, क्यों? एक्शन की भी उसने बात की। एक्शन का मतलब क्या है? ऑडिटर क्या रिपोर्ट का इम्पैक्ट क्या होगा? If management do not provide disclosure in the financial statement, then audit opinion should be qualified with except for opinion because the matter is material to the financial statement। पीरियड 1 में मैटर क्या है, प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने से, को 3-4 प्रोसीजर्स, फिर ओपिनियन के ऊपर भी इम्पैक्ट। कितने मार्क्स हैं? 5 नंबर। मार्क्स कम है, शायद आंसर ज़्यादा यहाँ पे देना पड़ रहा है। चलिए आगे। ओके, सब्सिक्वेंट इवेंट से हमें कोई 2 क्वेश्चन मिलेंगे अपने नोट्स में। लास्ट वाले 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 11 और एक क्वेश्चन 10। तो पहले क्वेश्चन 11 कवर करते हैं, फिर क्वेश्चन 10 में जाएंगे। करना क्या आपको? रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द अबव 2 सब्सिक्वेंट इवेंट डिस्क्राइब्ड अबव, फॉर ईच ऑफ द 2 सब्सिक्वेंट इवेंट डिस्क्राइब्ड अबव, ऊपर कोई 2 सब्सिक्वेंट इवेंट हैं। Based on the information provided, explain whether the financial statements require amendment। इंसेडेड हमने बताना है कि financial statements में amendment चाहिए या नहीं चाहिए। And describe audit procedures
which should now be performed in order to form conclusion on any required amendments, और आपने ऑडिट प्रोसीजर्स भी बताने हैं इन मैटर से रिलेटेड क्या परफॉर्म करोगे। कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स हैं, 5-5 नंबर दोनों इश्यूज को दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Grains for You company, Grains manufactures breakfast cereal and has 3 factories, 4 warehouses and 3 distribution depots spread across North America. The audit for the year ended 31st December 2015 is almost complete and financial statement and audit report are due to be signed shortly. मीन अभी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुई, दिस मीन पीरियड 1 के अंदर है हम, और जब पीरियड 1 के अंदर है और नीचे कोई 2 इश्यूज हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हमें आइडेंटिफाई करना होते हैं। और जब 2 इश्यूज हों, नॉर्मली जो एग्जामिनर के क्वेश्चन होते हैं जो मैंने देखे हैं, 2 इशू हों तो उनमें से एक एडजस्टिंग होता है, एक नॉन एडजस्टिंग होता है। एक तुक्का बता रहा हूँ आपको। जब पीरियड 1 के अंदर है तो इश्यूज में से क्या आइडेंटिफाई करना होता है, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, और अगर एक से ज़्यादा है तो उनमें से एक एडजस्टिंग होता है और एक नॉन एडजस्टिंग होता है। तो देखना इनमें से भी कौन सा एडजस्टिंग कौन सा नॉन एडजस्टिंग है। इसलिए एक अगर आपने ठीक वेरीफाई कर लिया तो दूसरा फिर देख लेना उसके उल्ट होना चाहिए। ओके, 31st December is almost complete and the financial statements and audit report are due to be signed shortly. Profit before taxation of $7.9 million. The following events have occurred subsequent to the year end and no amendments or disclosure have been made in the financial statement. अब हमने बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इससे रिलेटेड अमेंडमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, और दूसरा इनसे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म किए जाएंगे। सो इवेंट 1, फायर, आग लगी है कोई कहाँ पे, कुछ लोगों के दिलों में भी आग लगती है, लेकिन ओबियसली यहाँ पे बिजनेस के अंदर आग लगी होगी, दिलों वाली आग नहीं। So event 1, fire on 15 February 2016. What was the year end? 31st December 2015 mean 15 February 2016 mean year end के बाद a fire occurred at the largest of the distribution depot. The fire resulted in extensive damage to 40% of the company's vehicle used for dispatching goods to customers. However, there have been no significant delay to customer deliveries. तो फायर से 40% व्हीकल्स डिलीवरी वाली जल गई हैं। The company estimated the level of damage to the vehicle to be in excess of $650,000. Only a minimal level of inventory, approximately $25,000 was damaged. $25,000 की इन्वेंट्री भी डैमेज हुई है, तो दोनों को अगर मिलाएं तो कितना बन गया, $675,000. Grains Insurance Company has started to investigate the fire to assess the likelihood and level of payments. However, there are concerns the fire was started deliberately and if true, that would invalidate the insurance cover. कि शायद जानबूझ के आग लगाएगी इंश्योरेंस कवर लेने के लिए, और अगर ये चीज़ पता चल गई तो फिर इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। कब आग लगी है? ईयर एंड के बाद। क्या बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती है? नो। पर IAS 10 ये क्या है, पोस्ट बैलेंस शीट नॉन एडजस्टिंग इवेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ सिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंट मीन मटीरियल अमाउंट होनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 650 + 25 कितना आ गया, 675। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 7.9 मिलियन, उसके 5% के साथ ये अमाउंट निकलेगी मटीरियल। क्या कह रहा है, अमाउंट क्या निकलेगी, मटीरियल। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अमेंडेड अगेंस्ट दिस इशू रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या हो गया, अमेंडमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? तो चाहिए। क्यों चाहिए वो बता दिया हमने। अब इसे ऑडिट प्रोसीजर हमने परफॉर्म करने, तो क्या करेंगे, डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर दिया या नहीं दिया, उसके लिए आप क्या करोगे, रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू चेक कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ दिस इवेंट। फायर अकर हुई है कहाँ पे, किसी जगह पे, तो फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया एज वेल एज एसेट एंड इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड भी किया जा सकता है कि वाकई भाई जली कहाँ पे, इन्वेंट्री एसेट है, ये एरिया दिखाओ कहाँ पे। और क्या करेंगे हम, रिव्यू करेंगे कॉरस्पॉन्डेंस विद इंश्योरेंस कंपनी
इवन हम डायरेक्टली कंफर्मेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी भी कर सकते हैं रिगार्डिंग लाइकलीहुड ऑफ द क्लेम रिसीव्ड बाय द कंपनी। क्यों, वो बताएंगे भाई नहीं तो ये तो लाइकलीहुड बहुत कम है, ये ज़्यादा है, तो वो हम उससे कंफर्म कर लेंगे। तो कोई 3-4 प्रोसीजर्स लिख देंगे और कोई 2 को नंबर के लिए आपने ऊपर बता दिया कि अमेंडमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये इवेंट एडजस्टिंग निकला या नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। अब दूसरा देखना एडजस्टिंग निकलेगा, देख लेते हैं। इवेंट टू इन्वेंट्री ऑन 18 फरवरी, ईयर एंड के बाद ही 2016, it was discovered that a large batch of Green's new cereal brand Loopy Green Loops held in inventory at the year end was defective. 16 फरवरी को पता चला ईयर एंड पे जो इन्वेंट्री लिखी गई है लूपी ग्रीन लूप्स, उसमें कुछ इशू आया है, डिफेक्टिव निकली है। एज द सीरियल कंटेन्ड टू मच ग्रीन फूड कलरिंग, टू डेट नो सेल ऑफ दिस न्यू सीरियल हैज बीन मेड। ईयर एंड के बाद कोई सेल भी नहीं हुई। द कॉस्ट ऑफ द डिफेक्टिव बैच ऑफ इन्वेंट्री इज 915,000 एंड द डिफेक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड। दिस मीन अगर कॉस्ट 915 पे लिखी हुई है और अगर डिफेक्टिव निकली है तब मार्केट वैल्यू तो उसकी उतनी नहीं रहेगी। तो क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए इन्वेंट्री को रिगार्डिंग IAS टू लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। देखते हैं या तो नील करनी है या फिर देखना है कुछ रिकवर हो सकता है तो। However, the scrap cereal can be utilized as a raw material for an alternative cereal brand at a value of 50,000। अल्टरनेटिव मटीरियल ब्रांड के लिए वो यूज़ हो सकती है कितनी वैल्यू पे, 50,000 के। दिस मीन 915 माइनस 50,000 कर ले तो पीछे कितना बन गया 865। तो उतने से क्या होना चाहिए, इन्वेंट्री को रिटर्न डाउन करना चाहिए। और इन्वेंट्री कौन सी, ईयर एंड वाली, तो कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे। मीन बैलेंस शीट के अंदर कोई फिगर कम ज़्यादा करनी है तो ये पर IAS एंड पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है रिक्वायरिंग अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैटर हो गया, अमेंडमेंट चाहिए। अब चलेगी स्टेटरी प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होगा, डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग लाइकलीहुड ऑफ अल्टरनेटिव यूज एट 50,000 के वो भी है या नहीं है, एंड आस्क मैनेजमेंट टू एडजस्ट द इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है? और मैटर क्या है, मटीरियल भी है, मटीरियलिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है 865 की। और क्या किया जा सकता है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड शुड बी इंस्पेक्टेड टू वेरीफाई इन्वेंट्री ऑफ 915 इज अफेक्टेड। क्या ख्याल है, ये भी किया जा सकता है। और कोई एक्सपर्ट ओपिनियन भी ली जा सकती है रिगार्डिंग द अदर यूजेज ऑफ द इन्वेंट्री है या नहीं है और कितने कुछ चांसेस है इसके। हाँ, इससे रिलेटेड बोर्ड मिनट्स को भी आप रिव्यू कर सकते हैं। हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द इवेंट एंड अकाउंटिंग फॉर इट, मीन कैसे अकाउंटिंग कर रही है, कैसे इवेंट को कंसीडर कर रही है, तो बोर्ड मिनट से भी इसका पता चलाया जा सकता है। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रोसीजर्स लिखना औखा काम है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रोसीजर बनाना पड़ेंगे। हम वो प्रोसीजर एग्जाम में बनेंगे कब, जब आप इनकी प्रैक्टिस करके जाओगे। अगर इधर प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, इग्नोर करके जाओगे कि वो बना लेंगे, तो फिर एग्जाम में भी शायद आप प्रोसीजर बनाने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। अभी हाथ से प्रोसीजर लिख के जाओगे तो एग्जाम पेपर में भी लिखे जाएंगे, अदरवाइज पेपर में आपने जाके ट्राई करना है और वो नहीं लिखे जाएंगे। दिमाग में होगा ये बातें करनी है लेकिन वर्डिंग नहीं बन पा रही होगी। क्यों, वर्डिंग आपने यहाँ पे बनाई नहीं होगी। इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाना है। ये चैप्टर जस्ट 11 क्वेश्चन है, 3 टॉपिक हैं, 10 से 15 नंबर अगर टेस्ट होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पेपर पास करने के लिए। क्या ख्याल है, अच्छी प्रैक्टिस होगी शायद हम पूरे नंबर ले लेंगे, अदर एरियाज कवर कर जाएगा ये चैप्टर। सो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। एक छोटा सा क्वेश्चन, नहीं बड़ा सारा क्वेश्चन। कितने मार्क्स के लिए, 15 गुड मार्क्स के लिए। करना क्या आपको, फॉर ईच ऑफ द 3 इवेंट्स अबव डिस्कस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर अमेंडमेंट। वही जैसे हमने वहां पे बताया। डिस्क्राइब ऑडिट प्रोसीजर दैट शुड बी परफॉर्म्ड in order to form a conclusion on the amendment,
and explain the impact on the audit report should the issue remain unresolved। और audit report के ऊपर impact भी अब आपने बताना है अगर issue unresolved रहता है, और उसके लिए materiality calculation must हमें करना पड़ेगी। So 15 मार्क्स और ऊपर शायद रिसीवेबल, लॉ सूट, वेयर हाउस, 3 इश्यूज नजर आ रहे हैं। इसमें 5-5 नंबर के लिए हमने अमेंडमेंट चाहिए नहीं चाहिए वो भी बताना है, साथ हमने प्रोसीजर्स भी बताने हैं 3-4, और साथ हमने ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट भी बताना है। आ जाए क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहा है। Humphreys company operate a chain of food wholesaler across the country and its year end was 30th September 2011। तो ईयर एंड उसने क्लियर कर दिया जी 30th September 2011 ईयर एंड है। The final audit is nearly complete and it is proposed that the financial statement and the audit report will be signed on 13 August। अभी साइन होने जा रही हैं। Revenue for the year is $78 million and profit before tax $7.5 million। The following events have occurred subsequent to the year end। मीन पीरियड 1 की ही बातें हो रही हैं। दिस मीन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं, तो अमेंडमेंट चाहिए नहीं चाहिए वो देखना है। प्रोसीजर्स जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में परफॉर्म किए, लेकिन यहाँ पे नई चीज़ क्या है, साथ ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट भी बताना है। अगर अमेंडमेंट होती है तो फिर क्या, नहीं होती तो फिर क्या, क्या ख्याल है। Receivables. A customer of Humphreys company has been experiencing cash flow problem and its year-end balance $0.3 million। The company has just become aware that its customer is experiencing significant going concern difficulty, mean मरने वाला है, पैसे रिकवर नहीं होने। Humphreys believe that as the company has been trading for many years, they will receive some, if not full, payment from the customer, hence they have not adjusted the receivable balance। So ईयर एंड के बाद अगर पता चले कि रिसीवेबल बैड हो गया है तो इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, और पर IAS 10 ये बनता है एडजस्टिंग इवेंट एंड शुड बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर अमेंडमेंट। नंबर 1 आप रिसीवेबल्स की हेडिंग देके उसके नीचे नंबर 1 में ये लिख दो। लेकिन आप क्या करोगे, आंसर में अपनी जो है वो हेडिंग दोगे क्या, रिसीवेबल। क्यों रिसीवेबल की हम बात करने जा रहे हैं, उस हेडिंग नंबर 1 आप डिस्कस करोगे अमेंडमेंट, नंबर 2 में आप प्रोसीजर्स बताओगे, और फिर नंबर 3 में आप ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट बताओगे। तभी नंबर 1 में आपने क्या बता दिया कि अमेंडमेंट चाहिए, क्यों, पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है। क्या ख्याल है। नंबर 2 में स्टडी ऑडिट प्रोसीजर आप बता दोगे। ऑडिट प्रोसीजर में आप क्या बताओगे कि आपको क्या करना होगा, एक तो डिस्कस करना होगा मैनेजमेंट से रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस मैटर। दूसरा आपको कॉरस्पॉन्डेंस विद कस्टमर कोई है, कुछ अमाउंट रिसीव होने की, तो वो जो है वो रिव्यू करना होगी। डिस्कस करना होगा मैनेजमेंट से लाइकलीहुड ऑफ रिसीविंग एनी पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर है या नहीं है। क्या ख्याल है, बातें की जा सकती हैं कुछ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। सॉरी। सो 3 को प्रोसीजर भी हमने बातें कर दी, मैनेजमेंट से डिस्कस करनी है अकाउंटिंग, कस्टमर कॉरस्पॉन्डेंस को हमें देखना है कि वाकई कोई अमाउंट रिकवर होने का चांस है, और मैनेजमेंट से डिस्कस करना है एनी चांस ऑफ रिकवरी फ्रॉम कस्टमर। अब इस ऑडिट इम्पैक्ट पे आ जाए। सो मैटर की अगर हम बात करें 0.3 मिलियन को कंपनी के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करें तो मटीरियल है, इमटीरियल है, मटीरियल नहीं है। क्या है, इमटीरियल। सो इफ मैनेजमेंट have adjusted in the financial statements then okay, but if management do not adjust in the financial statement, even then we should issue unmodified opinion because the matter is immaterial to the financial statement। देखिए साथ हम बात करेंगे एक और, क्या, this matter should be considered with other immaterial misstatement identified during the year, या combined effect of other immaterial misstatement, and this misstatement should be considered material if should be considered material at the end of the audit। मीन वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस मटीरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट, कि जितनी भी इमटीरियल मिसस्टेटमेंट मिलेंगी तो उनको एंड पे कंबाइन करके उनकी कंबाइंड परफॉर्मेंस देखनी, अगर मटीरियल फैक्टर डाल रही तो उसे मटीरियल कंसीडर करना है।
तो क्या लिखेंगे हम एंड पे, दिस मैटर शुड बी कंसीडर्ड अलॉन्ग विद अदर इमटेरियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ऑडिट। एक साथ एक्स्ट्रा बात कर देंगे, क्यों, ये मैटर तो इमटेरियल था, इसलिए तो रिपोर्ट क्वालिफाई होगी नहीं, बेशक एडजस्ट नहीं भी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो। अमेंडमेंट चाहिए, वो एक्सेप्ट बात कर दी, वो तो चाहिए ही चाहिए। फिर हमने प्रोसीजर बता दिए और फिर रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बता दिया, और रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताते हुए आपने मटीरियलिटी कैलकुलेट करके बताना है कि मैटर मटीरियल है तो अल्टीमेटली ये मटीरियल होता, फिर तो रिपोर्ट क्वालिफाई करते हैं एडजस्ट ना होने की सूरत में। लेकिन यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ तो फिर भी क्या है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन बिकॉज द मैटर इज इमटीरियल। क्या ख्याल है, बातें की जा सकती हैं 5 नंबर के लिए। ये अमेंडमेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए, और प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे, और साथ आपने क्या बताना है, रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट। चलिए दूसरे इशू की तरफ। तो ये एडजस्टिंग था, अब देखते हैं शायद दूसरा नॉन एडजस्टिंग के लिए क्या देखते हैं। दूसरा इशू क्या है, लॉसूट। अ की सप्लायर ऑफ हम्फ्रीज कंपनी इज suing them for breach of contract. Okay. The lawsuit was filed prior to the year end. नहीं, year end से पहले lawsuit था, and the sum claimed by them is $1 million. This has been disclosed as contingent liability in the notes to the financial statement. However, correspondence has just arrived from the supplier indicating that they are willing to settle the case for payment by Humphreys Company of $0.6 million. It is likely that the company will agree to this. तो क्या हुआ, कंपनी को कोई सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की सूरत में क्लेम था $1 मिलियन का। ईयर एंड से पहले कंपनी ने क्या किया हुआ था, उसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर दिया हुआ था। लेकिन ईयर एंड के बाद पता चला कि कंपनी उस केस को 6.6 मिलियन में सेटल कर रही है, और अगर सेटल कर रही है तो दिस मीन फिर तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं, प्रोविजन होनी चाहिए थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्या ख्याल है, तो ये भी क्या है, पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट। क्यों, इसेटेड अकाउंट बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होना चाहिए था, ईयर एंड से पहले का मैटर है, ईयर एंड के बाद वाला नहीं है। तो अमेंडमेंट चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर IAS 37। और प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, पहले तो हम जो है वो एनी कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन कंपनी एंड सप्लायर जो है उसको रिव्यू करेंगे टू इंश्योर दे एग्रीइंग विद $0.6 मिलियन। दूसरा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस इशू रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है, तीसरा हम डिस्कस करेंगे विद मैनेजमेंट या लॉयर रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैटर, वेदर इट वाज प्रोबेबल बिफोर ईयर एंड। ईयर एंड से पहले प्रोबेबल था या नहीं था, अगर था तो फिर तो प्रोविजन नहीं होनी चाहिए थी। क्या ख्याल है, और हम क्या करेंगे, कोर्ट क्लेम कॉपी जो है उसको भी रिव्यू कर सकते हैं टू वेरीफाई द क्लेम इज जेन्युइन। 3-4 प्रोसीजर हो गए। हम आ जाते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट पे। तो देखा जाए तो मैटर 0.6 मिलियन जो है वो 10% ऑफ प्रॉफिट है एंड हैंस मटीरियल है, 5% से अबव है। क्या ख्याल है, सिर्फ मैनेजमेंट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन ऑडिट ओपिनियन शुड बी अनमॉडिफाइड, and if management do not adjust the financial statement then audit opinion should be modified with qualified except for opinion। बात की जा सकती है। चलिए आगे, अमेंडमेंट भी बता दी चाहिए, दूसरा हमने प्रोसीजर भी बता दिए, और तीसरा हमने रिपोर्ट पे इम्पैक्ट भी बता दिया। और दोनों मैटर ये क्या निकले थे, एडजस्टिंग। इसका मतलब अब तीसरा मैटर नॉन एडजस्टिंग होगा ही होगा। ये कभी भी नहीं हुआ क्वेश्चन में कि सारे के सारे मैटर या तो एडजस्टिंग हो या सारे के सारे नॉन एडजस्टिंग हो, ये ऐसा नहीं कभी हुआ। देखते हैं, तीसरा अब माइंड में यही रखना है कि नॉन एडजस्टिंग होगा, लेकिन फिर भी देखना है केयरफुली, एग्जामिनर का कोई पता भी नहीं होता समटाइम, लेकिन नॉर्मल जो रूटीन प्रैक्टिस है वो ऐसे ही होता है कि एक एडजस्टिंग एक नॉन एडजस्टिंग, 3 है तो उनमें से भी कभी भी तीनों सेम एडजस्टिंग या तीनों नॉन एडजस्टिंग नहीं होंगे। सो 2 पहले एडजस्टिंग निकला, या अब तीसरा मैटर देखते हैं, वेयर हाउस क्या कह रहा है। Humphreys company has 3 warehouses. Falling extensive rain on 20th November. What was the year end? 30th September.
तो 20 नवंबर ईयर एंड के बाद रेन हुई। सिग्निफिकेंट रेन एंड रिवर वाटर फ्लडेड द वेयर हाउस लोकेटेड इन बास। एक इंसिडेंट राइज हुआ ईयर एंड के बाद, सिग्निफिकेंट रेन, रिवर के फ्लडेड वाटर से क्या हुआ, वेयर हाउस जो है वो शायद अफेक्ट हुआ। ऑल ऑफ द इन्वेंट्री वाज डैमेज्ड एंड हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। द इंश्योरेंस कंपनी हैज ऑलरेडी बीन कॉन्टेक्टेड। No amendment or disclosure have been made in the financial statement. So अगर 20 नवंबर को ये इंसिडेंट अराइज हुआ है तो ये क्या है, पोस्ट बैलेंस शीट नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बिकॉज कंडीशन नॉट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। And post balance sheet non adjusting events should be disclosed in the financial statement if significant. If not significant, then no disclosure is required. So if the inventory loss is significant to the financial statement, then it should be disclosed in the financial statement, and financial statement need amendments. If insignificant, financial statement need no amendments. ये नंबर 1 हमने बता दिया आंसर कि अमेंडमेंट चाहिए नहीं चाहिए। नंबर 2, ऑडिट प्रोसीजर की तरफ अगर हम आ जाएं तो क्या फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया की जा सकती है वेयर दैट रिवर एंटर द वेयर हाउस। क्या कहला है, टू इंश्योर वेयर हाउस इज अफेक्टेड। इन्वेंट्री जो है जो डैमेज हुई है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड शुड बी इंस्पेक्टेड टू वेरीफाई अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज्ड। और क्या किया जा सकता है, डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ सिग्निफिकेंट रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर। और क्या किया जाता है, रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू चेक कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ऑडिट रिपोर्ट पे आ जाएं। इफ द मैटर इज इनसिग्निफिकेंट एंड मैनेजमेंट हैव नॉट प्रोवाइडेड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। बट इफ द मैटर इज सिग्निफिकेंट requiring disclosure in the financial statement and management didn't provide any disclosure in the financial statement, then audit opinion should be modified, qualified except for if the matter is material, adverse if the matter is pervasive. क्या एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा था, इतना औखा नहीं था, लेकिन आंसर को थोड़ा आपने प्रेजेंट करना है कि कैसे प्रोवाइड करना है। पार्ट ए अमेंडमेंट चाहिए नहीं चाहिए, हर इशू को सेपरेट डील करते हुए। पार्ट 2 ऑडिट प्रोसीजर, जो कि बड़ा औखा काम होगा आप लोगों के लिए पेपर में लिखता, क्यों यहाँ पे प्रैक्टिस की होगी तो फिर शायद आप 2 को तो लिख लोगे, तीसरे पे मौत पड़ जाती है, हाथ रुक जाता है। लेकिन प्रैक्टिस अच्छी होगी तो शायद तीसरा भी लिख लोगे, अदरवाइज 4 तो आपको लिखने चाहिए। और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट, हाँ अगर ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन किए हुए हैं प्रीवियस चैप्टर में 12 में, तो ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताना इतना मुश्किल काम नहीं है। सो चैप्टर 13 हमारा वाइंड अप हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कमिंग ऑटम 2020 अटैम्प्ट में इस चैप्टर से, इसलिए प्लीज़ ये 11 क्वेश्चन हाथ से अच्छी तरह से अटैम्प्ट करने हैं आप लोगों को प्लीज़। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना नया चैप्टर जो है, एक छोटा सा चैप्टर है रिव्यू एंगेजमेंट चैप्टर 14, 1-2 लेक्चर में कवर हो जाएगा, तो वो स्टार्ट करेंगे। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर।